तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज़ के सभी दर्शकों की तरफ से हम प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर जी को आपका बहुत-बहुत स्वागत सर, रेडियो मेरी धन्यवाद। आवाज़ पे। और आपसे सर अभी बात शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को और अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच रेडियो मेरी आवाज़ पे जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आप कहीं पे भी अगर आप इनके बारे में बात करें, आप सोशल मीडिया पे आप इनको सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, आप केवल गूगल पे डॉक्टर ओम शंकर डालें बीएचयू तो आपको सारा उनका डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। और मैं कितना भी ज्यादा बात करने की कोशिश करूं, कितना छोटा करने की कोशिश करूं, वो मैं शब्दों में पिरो नहीं सकता हूं। जो इनके जो आपके एफर्ट्स हैं, जो जितना इन्होंने देश के लिए किया है, और सही मायने में ये कहा जाता है कि हम अगर बात करें जो असली फौजी जिसको हम कहेंगे, जो सिविलियन होते हुए एक फौजी की तरह हमारे लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे बीमारियों से आप लड़ रहे हैं हमारे लिए, आप सिस्टम से लड़ रहे हैं। और सिस्टम से लड़ने की एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एंजियोप्लास्टी आपने शुरू करी बीएचयू में, आप डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप टॉपर रहे हैं एमबीबीएस में, आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी जब आप पीजी के लिए एग्जाम हुआ बीएचयू का। आप उसके बाद में आपने एंजियोप्लास्टी, पहली एंजियोप्लास्टी आपने करी और आपको आपको उसके लिए लड़ना पड़ा है वहां पे एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी के लिए शुरुआत करने के लिए। इवन न्यूज़पेपर्स में आपको अन्ना के बराबर का आंदोलनकारी एक बताया गया। और हमारे देश का ये सिस्टम जिसको हम कहें, या हम कहें कि ये जिस तरीके से हम अपनी प्रतिभाओं को, जो अपने हीरोज हैं, जिनको हमें हाथों पे उठा के रखना चाहिए, जो फूलों पे बिठाना चाहिए जिनको, उनको मजबूर कर दिया है कि वो आज लड़ के अपने लोगों की हेल्प करने के लिए, दुनिया के देश के लोगों की हेल्प करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है सिस्टम से, कि वो किस तरीके से वो अपने काम को वो कर पाए। किसी और कंट्री में अगर आप देखें तो आपको हर फैसिलिटी अवेलेबल रहती, आप फिर भी इंडिया में रह के आप देश के लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, क्योंकि अमीरों के पास में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं, एक गरीब इंसान सड़क पे मजदूर, उसको सरकारी व्यवस्था से एंजियोप्लास्टी हो जाए, वो सोच भी नहीं सकता। आप अपोलो और सॉरी मेरे को किसी का नाम ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप उनकी तरफ को वो देख जाने की तो बात सोचिए, वो सोच भी नहीं सकता उधर जाने की। उसके पास में क्या बचता है? सरकारी अस्पताल। और सरकारी अस्पताल के अंदर इतने बढ़िया डॉक्टर्स होने के बावजूद भी वो क्यों कई बार क्यों वो एक फेलियर की तरह रह जाते हैं? कारण क्या है कि वो उनको सही तरीके से सुविधा नहीं मिल रही है, पेशेंट्स का इलाज वो सही तरह कहाँ से कर ले जब उनके हाथ में आप इक्विपमेंट्स नहीं पूरे मिल पा रहे हैं। और जो बेचारे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उनको सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, उनको कई बार नजरबंद भी होना पड़ रहा है, उनको अनशन के लिए भी बैठना पड़ रहा है, और तब उनकी अखबारों में तुलना भी करी जाती है कि आप अन्ना के बराबर एक आपने सत्याग्रह किया, तब जाके एंजियोप्लास्टी शुरू हुई। तो मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर बीएचयू में जो हैं। और सर बहुत 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 स्वागत, और हम बहुत आभारी हैं आपने समय निकाला रेडियो मेरी आवाज के लिए। तो सर मैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत आपसे सीधा मैं शॉर्ट में रखना चाहूंगा सर, और सबसे जल्दी मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपका कीमती वक्त को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दूं। पर सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके इस जीवन के सफर के बारे में। सफर एक ऐसे बच्चे जिसकी माँ उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी, सफर आपके डॉक्टर बनने तक का, और डॉक्टर बनने के बाद में बीएचयू में यहाँ तक आने तक का, सर उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपसे सर। सबसे पहले तो आपको और सुनने वाले सभी श्रोताओं को और देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही।
और क्या है कि जब आप बहुत अच्छे काम करते हैं, तो आप समझते हैं कि अच्छा काम करना कितना मुश्किल है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी पहले हमें बता गए हैं कि जो आप काम करते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा काम करना जो है बहुत मुश्किल होता है कई बार, और उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। और शायद इसीलिए इस देश की जो स्थिति है हमारी आज जो वर्तमान में, चाहे सामाजिक परिवेश हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, या जो भी परिवेश हैं, और जो हम आज पीछे हैं, उसकी ये सबसे महत्वपूर्ण वजह है। तो आपने उन पहलुओं से इसकी शुरुआत की है, और इसलिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपने पूछा कि मेरा बचपन से आप मुझे जानना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज मैं जो भी हूँ, और मेरे अंदर जो भी मानवता थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं जो है, या जिस पर जो मेरे ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र है, उसकी कहानी मेरे गाँव से शुरू होती है। मैं वो खुदकिस्मत इंसान नहीं था जो जन्म से ही घर में पैदा होता, जहाँ की पहले से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के लोग उस समाज में हों। तो जर्नी वहाँ से शुरू होती है। बिहार में एक ज़िला है मधेपुरा, और वहाँ का एक गांव है बाराटेनी। मेरे गांव का नाम है बाराटेनी, और उसी गांव में मैं पैदा लिया था। और मेरे जो फैमिली थी, वो आप एक किसान फैमिली कह सकते हैं, कि किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और मैं इस मामले में अपने आप को खुदकिस्मत मानता हूँ कि जो मेरे माता-पिता थे, वो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी थोड़े आज के परिवेश, उस गाँव के माहौल में से अगर तुलना की जाए, तो थोड़े बेहतर थे। क्योंकि मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, और मेरी माताजी ने भी ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी। तो शायद मेरे नीचे जो स्तंभ खड़ा था, वो यही 2 आधारभूत संरचनाएं थी, और जिसके ऊपर मेरे जीवन की कहानी शुरू हुई थी। और जो स्तंभ था, वही 2 स्तंभ थे, जिन स्तंभ के ऊपर आगे चलकर जो इमारत और जो खड़ी हुई, उसी के ऊपर शायद खड़ी हुई। तो जो गांव था मेरा, वहाँ पर आपको एक मेरा स्कूल था, गांव का स्कूल। और गांव के स्कूल यानी सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। और सरकारी स्कूल की आज जब हम अपने आप को इतने विकसित कह रहे हैं, तब ये दुर्दशा है। तो 80 के आसपास की परिस्थितियां, वो भी बिहार जैसे पिछड़े प्रांत के स्कूल के बारे में आप समझ सकते हैं कि वहाँ हम लोग को स्कूल जाने के लिए, बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं हुआ करता था। हम लोग बोरा कहते हैं, जो जूट का वो बना होता था ना, जिसमें आप रखते हैं अनाज, वो लेकर जाया करते थे अपने स्कूल में बैठने के लिए। जी। हम लोग के लिए ये अंग्रेजी की शिक्षा जो है, वो ऐसा नहीं कि क्लास 1 से या उससे पहले से शुरू होती थी, लेकिन क्लास 6 में जाकर हम लोगों ने वो सब ABCD आता था। जी। ABCD पढ़ना शुरू किया। जी। तो इसको मैं अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता हूँ कि अगर मैं उस समाज में जहाँ मैं पैदा लिया, अगर वहाँ पैदा नहीं लेता, तो मैं समाज को नहीं समझ पाता। जी। और मैं गांव को नहीं समझ पाता, मैं गरीबी को नहीं समझ पाता। और जी, अगर जी, जी।
गाँव, गरीबी, समाज, किसान, मजदूर इसको नहीं समझ पाता, तो मेरे अंदर जो मानवीय मूल्यों का विकास हुआ, उसमें मैं जी, शायद जी। पीछे रह जाता। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग इस पहलू को 2 तरह से देख सकते थे और देख सकते हैं कि एक ये है कि आप गाँव में पैदा हुए, और दूसरा पहलू ये है कि इस गाँव में पैदा होना जो है आपके लिए एक आगे के लिए एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और जी, जी, शिक्षक की तरह वो आपके सामने खड़ा हुआ। तो जी, ये उसका दूसरा पहलू है। जी, और जी, शुरुआती जो 7वीं तक की कक्षा जो थी, मिडिल स्कूल अपने गाँव की जो मिडिल स्कूल थी वहीं से हमने प्राप्त की, और उससे जी, आगे की पढ़ाई वहाँ नहीं थी। तो अपने जिले का स्कूल जो था मधेपुरा का, वहीं पर हमने पढ़ाई की। और जी, 10th वहाँ से करने के बाद फिर 12th डीएस कॉलेज कटिहार एक जगह है, वहाँ से जी, किए जी, मैंने। जी, जी, और अ अ अ, कई सारी चीज़ें, और जो भी आज मैं हूँ उसमें परिस्थितियाँ, या कोई भी आप भी हैं या कोई भी समाज में व्यक्ति जो बड़ा होता है, जी, उसमें परिस्थितियों का बहुत योगदान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं उन परिस्थितियों के बारे में आपको बताना कुछ चाहूँगा कि ये बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। परिस्थितियाँ क्या-क्या सिखाई मुझे। अ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं अपने जी। घर में हुँ, 4 हुँ। साल की उम्र से अकेला रहता था। 4 साल की उम्र से, 4 ईयर सर चाइल्ड। बहुत छोटा होता है, 4 साल का बच्चा तो बहुत ज़्यादा जी, छोटा बच्चा होता है, उसको जी। और मैं अपने घर का गार्जियन 4 साल की उम्र से था। और तो ये मदर फादर अ, उस टाइम पे? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं जी। कि और ये परिस्थितियाँ जो है, वो 4 साल से अपने घर का गार्जियन बन जाना, ये परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखाई मुझे। हुँ, हुँ। और इसमें क्या हुआ कि मेरा एक छोटा भाई था, हुँ, जो हुँ। मुझसे 3 साल छोटा था। हुँ, हुँ। और आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, जो गोरखपुर और आसपास में, या मुज़फ्फरपुर और आसपास में काफ़ी फ़ेमस है। और लोग उनको चमकी बुखार या जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस जी के हाँ, नाम जी से हाँ। जानते हैं। जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, जी। तो जब वो मुश्किल से 1 डेढ़ साल का था, तो उसको वो जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आ गए। और कहीं जो उस समय उसी पर एक बहुत ही सुदूर, उस समय मेरी माँ मेरी ननिहाल में थी। और वहाँ जो सबसे नज़दीक जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र था, जी। वो वहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर था। और संजोग से मैं उस वक़्त वहाँ नहीं था। मेरी 2 बहनें वहाँ थी, और मेरा छोटा भाई था, और मैं पापा के साथ अपने गाँव पे था। जी, जी। हाँ, जी। तो और वो जब बाहर बीमार हो कोई गए वो जब बीमार हो गए, तो मेरे छोटे भाई, तो पापा भी आखिर मुझे छोड़कर चले गए, और मैं अपने घर में अकेला रह गया। और जापानी बुखार एक ऐसा बुखार था जो 1 दिन में नहीं, मुझे याद है कम से कम 1 साल तक लगभग वो अस्पताल में भर्ती थे। और ओफ़ो! जी। और उसका जो 1 साल के जो बाद परिणाम था, वो हुँ, हुँ, एक पैरालाइज़्ड अ, आउटकम की तरह था। वो चल नहीं हुँ, सकते थे, वो हुँ, बोल नहीं हुँ, सकते थे, वो उठ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, वो खाते हुँ, नहीं थे। हुँ। और उनके साथ मैं 18 सालों तक जिया। और 18 सालों तक जो जीवन की जो एक ये कहानी थी, जो मुझे एक चिकित्सक बनने
और जी। मेरे माँ को चिकित्सक बनवाने के लिए या मेरे बाप या पिताजी को चिकित्सक बनवाने के लिए प्रेरित किया। दूसरी जी। एक और कहानी है और वो भी बहुत मजबूत है, मैं वो कहानी भी ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सर। वो कहानी ये है कि हमारे पास पैसे तो बहुत नहीं थे और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो परिवार का कोई भी सदस्य 1 साल किसी अस्पताल में भर्ती होता हो, बिल्कुल। उसकी आर्थिक स्थिति क्या बनी होगी और वो किस दौर से गुज़र रहे होंगे। और एक बिल्कुल। बच्चा वो 4 साल का है, वो अपने घर में अकेला रहता है। जी, लोग जी, आज देखते हैं कि लोग आज के बच्चे बाथरूम नहीं जाना चाहते हैं अकेले, जी हाँ। रात को वो डरते हैं। और मैं उस गाँव में मुझे आज भी याद है कि मेरे माँ पिताजी तो थे नहीं मेरे पास और तो मुझे कोई कपड़े कौन खरीद के देगा मुझे। जी, जी, जी। तो उस वक़्त में मेरे लिए नया कपड़ा ये हुआ था जब वो लोग वहाँ से आए, पैसे तो थे नहीं उनके पास, तो उन्होंने मेरे जो पुराने फटे हुए कपड़े थे उन्हीं को उलट के सिलवा दिया उन्होंने। अ, जी। और वो जो था मेरे लिए नया कपड़ा था उस समय। और मेरा जो चप्पल था क्या जी। बताऊँ टूटा हुआ था और उसको मैं जैसे उससे आप बाँधते हैं ना तार से, पतली वाली तार जो होती जी है हाँ, जी हाँ, उससे, जी, एल्युमिनियम का जी, तार। जी हाँ, उससे जी। उससे बाँध कर टूटा हुआ था तो कोई था नहीं देने वाला। और उसी वक़्त की एक घटना है कि सुबह का वक़्त था और ऐसे ही कड़ाके की ठंड थी, बहुत ठंड हुई थी उस साल। मुझे लगता है कि 80 या 81 के आस-पास की ये घटना है। जी। तो उस समय गाँव के अंदर आग जलाया करते थे लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करके। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। मैं वहाँ पर खड़ा था और लोग चारों तरफ बैठे थे। तो उसी में से किसी ने कहा कि भाई इसको भी आग जो है सेकने दो, बेचारा टूअर है। टूअर मीन्स यू नो कि आदमी जिसका लावारिस जी, या ओके। कि हाँ, हाँ, और हाँ। इसी तरह की एक घटना मुझे और याद है कि मेरे गाँव में एक मेला लगा करता था जी। और वो मेला देखने के लिए मेरे पास कोई थे ही नहीं, तो मेरे पास 25 पैसे भी नहीं थे तब। तो मेरे गाँव के एक दादाजी थे, जिन्होंने जी। मुझे वो मेला देखने के लिए, जलेबी खाने के लिए 25 पैसे दिए थे। मैं आज उनका भी एहसानमंद हूँ। और हाँ, तो ये एक पहलू था जीवन का। और दूसरा सर ये तो आपने आज हिला दिया। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते सर, इस इन परिस्थितियों में अगर आप आज की तारीख में किसी बच्चे को देखते हैं तो मजदूर ही वो बनता है, इससे ज्यादा तो और हम सोच नहीं सकते कि इतने सब परिस्थितियों में जब कोई छोटा बच्चा कोई गाइड करने के लिए सही नहीं और इस तरीके के माहौल में रहने के बाद में वो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और आज मैं जो उस बच्चे को देख रहा हूं तो वो एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है। सर हेड्स ऑफ टू यू, मतलब आप इंस्पिरेशनल बंदे हैं, लोगों के लिए इंस्पायर होना चाहिए आपको देख के लोगों को कि ये हम कितनी विषम परिस्थितियों से उठ के कहां पे पहुंच सकते हैं। सर हेड्स ऑफ टू यू सर। जी सर, जी सर, सर प्लीज, मेरे को बहुत जी। अच्छा लग रहा है आपकी। और तो ये ज़िंदगी का वो पल था और जिन्होंने वो आग थी जिन्होंने मुझे जलाया, मुझे पकाया। जी। और उस समय आप सोचिए कि मैं कहाँ स्कूल की सोचूँगा और कौन मुझे बिल्कुल। पढ़ाने वाला था। हुँ, हुँ। बिल्कुल सर। और जी, तो आप एक किसान परिवार में रहकर किसान की दुर्दशा क्या होती है, इसको उस बचपन से मैंने अपने आँखों से देखा, अपने जीवन को जिया। तो इसलिए
मैं समझ सकता हूँ कि किसान क्या होता है, गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है, गाँव क्या होता है। दूसरी एक जो अच्छी बात ये थी कि इंस्पिरेशन के लिए कि मेरे मदर के जो नाना जी थे, वो काफ़ी एजुकेटेड आदमी थे और उन्होंने 90s में आप समझ सकते 1900 के शुरुआती दौर में वो ग्रेजुएशन किए हुए थे, आप इमेजिन करिए। एंड बिहार का एक ज़िला है मुंगेर, शायद उस ज़िले में वो अकेले ग्रेजुएट करने वाले व्यक्ति थे उस वक्त। और उनका अच्छा खासा वो एजुकेशन, और उन्होंने अपने सालिग्रामी नामक एक गांव में उन्होंने उस वक्त स्कूल बनवाया था जो आज भी है, जहां मैं गया हूं और उनको देखा भी हूं गांव को। तो और मेरी मदर को अपने नाना जी थे उनके, तो उनसे बहुत लगाव था। और जो यानी कि जो मेरी नानी थी, वो अकेली संतान थी उनको कोई पुत्र नहीं थे। और उन्होंने कभी फिर पुत्र की चेष्टा भी नहीं की। और संजोग से मेरी माँ भी को अपने पास रखते थे। और उनका जो ये मेन विजन था, और उनके जो खोले गए स्कूल और एजुकेशन के क्षेत्र में उनका जो काम था उस गांव में, उसकी वजह से कई लोग विदेश गए और आज विदेशों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। उस स्कूल में पढ़ के, जो स्कूल उन्होंने खोला, और गांव की शिक्षा में जो उनकी महती भूमिका रही, तो उनका अपना एक विजन था कि और अपनी एक आकांक्षा थी कि मेरी तो बस ये जो बिटिया है, यानी कि मेरी जो मम्मी थी, वो अगर डॉक्टर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसीलिए वो अक्सर इनको पढ़ाने के लिए बुलाते थे। लेकिन मेरी माताजी को साइंस से ज़्यादा लिटरेचर में इंटरेस्ट था जी। तो ऐसा हुआ कि वो चाह रहे थे कि भाई ये डॉक्टर बने, और इनको साइंस से कोई अभिरुचि नहीं थी जी। और अल्टीमेटली हुआ यही कि ये साइंस नहीं पढ़ी, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि ये भी अपने नाना जी को बहुत प्यार करती थी और उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। तो ये दूसरा उनके लिए एक इंस्पिरेशन था उनके लिए अपने जीवन में, कि जो मैं न कर पाया, वो अपने नाना जी के प्रति जो श्रद्धांजलि है, अपने पुत्र को एक अच्छे चिकित्सक बनवाकर दूंगी। ये उनकी एक भावना थी जी जी। और शायद यही दो महत्वपूर्ण पहलू था जिसकी वजह से मैं डॉक्टर बना जी। और शुरुआती दौर में, चूंकि जब मैं बच्चा था तो उस समय आर्थिक परिस्थितियां पूरी सब बिखर गई थी, परिवार बिखर गया था। और एक बच्चा है जो बीमार है, जिसको हर समय इलाज और देखरेख की आवश्यकता है। तो बचपन इसी तरह से गुजरा, बड़े हुए। फिर जब 12वीं कर ली तो माँ का सपना था कि डॉक्टर बनना है, और जीवन में कई सारी चीजें उन्होंने शिक्षा के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनकी शिक्षा और उनकी प्रेरणा ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार प्रेरित किया। और आज मैं जो भी कर रहा हूँ, सिर्फ उनके आदेश और उनको किए और दिए वचनों के वजह से ही कर रहा हूँ। और शायद मैं इसलिए इतना निर्भीक, इतना मजबूत, और जो भी कहता हूँ वो करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए पहला चैलेंज था कि जिस स्कूल से कोई आज तक डॉक्टर नहीं बना था, उस स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बनना। जिस गांव से कोई डॉक्टर नहीं बना था, उस गांव से डॉक्टर बनना। वो गांव क्या, उस आसपास के लोग कभी मेडिकल में यूजुअली सेलेक्ट नहीं होते, वहां से एक डॉक्टर बनना, उस समाज से डॉक्टर बनना, ये मेरे लिए एक
अभूतपूर्व चुनौती थी, जिसको मैंने स्वीकार किया। और चुनौतियों से तो मेरा बचपन से ही चोली दामन का संबंध था, तो इससे कभी घबराता नहीं था। और अपने आप पे वादा था कि माँ को जो वचन दिया है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं बन के दिखाऊंगा। जी। और मैंने 1 साल तक घर से निकला तो सिर्फ एक ही मकसद था। मेरे पास एक डेडलाइन थी, 1 साल में या तो आपको डॉक्टर बनना है या फिर आकर अपना जो भी कुछ खेती बाड़ी है वो करना है। आपके पास 2 विकल्प है। और परिवार की आर्थिक स्थिति चूंकि इतनी मजबूत नहीं थी कि हम बहुत लंबे दिनों तक पढ़ सकें, उस वजह से जी। तो मैं घर से निकलने के बाद 1 साल तक कभी वापस नहीं गया। पढ़ाई की, तैयारी की और एग्जाम दिया और सारा अपना सब कुछ सामान लेके वापस गांव चला गया। जी सर। हाँ, अब चूंकि 12th मैं कर चुका था तो अब मेरे पास ग्रेजुएशन के विकल्प थे। उस समय ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए फिर मैं गांव जाकर देखने लगा। जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैं अपने जिला मधेपुरा के एक कॉलेज में अपने दाखिला के लिए गया था। अच्छा। और वापस आ रहा था। ये वाकया भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और चूंकि गांव समाज में जो एक सामंतवाद और अलग तरह की चीजें हैं, वो भी मैंने काफी चीजें देखी, समझी। और जब मैं पढ़ने के लिए जा रहा था तैयारी के लिए, तो मेरे ऊपर कमेंट किया गया था, जिन्होंने मुझे और भी मजबूत किया कि ये क्या करेगा जब इतने इस गांव के जो इनसे बहुत तेज और समझदार व्यक्ति थे वो कुछ नहीं कर पाए। 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल मेडिकल की तैयारी करके वापस लौट आए। तो मेडिकल में दाखिला बहुत ही मुश्किल था, तो ये कहाँ से करेगा। और ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था जी। तो फिर जब मैं उस दिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला था तो गया हुआ था और वापस आ रहा था मैं, तो मुझे एक तो अपने आप को साबित करना था, दूसरा अपने माँ पिताजी को साबित करना था, तीसरा समाज को साबित करना था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जब मैं आ रहा था, बस से वापस गया, सुबह शाम को लौट रहा था, तो बस के मेरे अगले सीट पर एक व्यक्ति जी अखबार के पन्ने पलट रहा था। और मुझे उस समय अंदाजा था कि रिजल्ट आने वाला है जी। तो अचानक से मैंने देखा कि पीएमटी का रिजल्ट है। और तो मैं संकोच भी कर रहा था कि भाई वो आदमी का पेपर है, मैं क्या करूं और कैसे मांगू, कैसे नहीं मांगू। तो फिर बहुत धैर्य से सोचने समझने के बाद बड़ी शालीनता से उनको कहा कि सर मैं पेपर देखना चाहता हूँ, एक बार लगता है कि मेरा रिजल्ट आ गया है। तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे उन्होंने, वो मुझे पेपर दे दिए और मुझे रोल नंबर याद था और आज भी याद है वो रोल नंबर, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वो पहला जो चैलेंज था वो ये था जी। NAL 1230 ये मेरा रोल नंबर था, जो आज भी याद है मुझे और तभी याद था जी। और देखा तो पहली रो में मेरा रोल नंबर मुझे मिल गया और इस तरह से अपने जीवन की पहली लड़ाई मैंने जीती। और फिर जब गांव गया तो संजोग देखिए कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था कि ये क्या करेगा, कुछ दिन में घूम फिर के आ जाएगा, और संजोग ऐसा था कि गांव में चूंकि रिजल्ट आने वाला था तो गांव में भी मैं पेपर मंगवाता था कि अगर रिजल्ट आए तो मिस ना हो जाए। और मुझसे पहले उनको ये खबर थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। और सबसे पहले गांव में कांग्रेचुलेट करने वाले व्यक्ति वही थे।
और इसलिए मैंने जीवन में बोलने से ज़्यादा करके दिखाने जी, में अपने इसको विश्वास किया है। और जी, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब संतोष देने वाला लम्हा था, और अपने आप को प्रूफ किया था, अपने माँ पिताजी के सामने अपने जो जी, वादे थे उसको पूरा किया था। अपने जी, भाई जी, जिसके लिए मैं डॉक्टर बनना चाहता था उसके लिए वो वादा पूरा किया था। और जी, उन लोगों ने जिन्होंने मेरे लिए चैलेंजेस पैदा किए थे उनको भी अ, 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 उनके उनके लिए भी मेरे लिए एक जी, चैलेंज था जिसको मैंने उसको पूरा किया था। और 1 साल की लड़ाई, आप उम्र मेरी समझ सकते हैं कि 17-18 साल के उम्र में, और कभी घर नहीं गया। और उस वक़्त उस पूरे एपिसोड में 1 साल के अंदर मेरी माँ ने मुझे 2 पत्र लिखे। ओके, और हाँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि बच्चा है, बहुत टफ काम करने गया है, और इतने सारे चैलेंजेज हैं, कोई आगे पीछे विकल्प नहीं है। तो मेंटल बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने वो चीज़ें मतलब लिखी मेरे लिए। उनका जो एक सेंटेंस था वो आज भी मुझे याद है, कि बेटा, कांटों में ही गुलाब खिलते हैं। जी, जी, आप जितने पथरीले रास्तों से गुजरोगे वही आपको मजबूत बनाएगा, वही आपको मंजिल की तरफ जाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करेगा। और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन ज़रूर इसमें आप सफलता पाओगे। वही नहीं, उनकी एक और दी हुई शिक्षा थी जो हमेशा ही मुझे बड़ा सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बचपन में ही, मुझे लगता है कि बहुत कम आयु का ही होऊँगा, मुझे अंदाज़ा नहीं कितनी आयु का था मुझे, लेकिन अभी भी याद है। उन्होंने रात को वो रोटी बना रही थी आँगन में, और मैं खेल रहा था वहाँ पर। उन्होंने कहा कि बेटा, ये चाँद देख रहे हो? कहा हाँ माँ, देख तो रहा हूँ। बेटा, जब तुम सूरज के ओर इशारा करोगे, अपने उद्देश्य को वहाँ पर रखोगे, तो तुम इस चाँद पर ज़रूर पहुँचोगे। इसलिए अपने सोच को कभी छोटा मत रखना। और एक और जो उनकी सीख थी कि बेटा, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाने वाला नहीं। और ये मुझसे वादा करो कि डॉक्टर बनने के बाद तुम गरीबों की मदद करोगे। एक और जो उनका वादा था वो ये था कि आपके विरोधी, नीतिगत विरोधी कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन जब ए डॉक्टर आप अपनी कुर्सी पर बैठोगे तो कोई भी दुश्मनी और दोस्ती आपके बीच में खड़ी नहीं होनी चाहिए। और शायद अपने जीवन में आज तक इसी उसूलों पर जीता रहा और जी रहा हूँ। और उसके बाद फिर जिस मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ वो गया मेडिकल जी, कॉलेज, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया था। वो उस समय बिहार के सबसे नीचे मेडिकल कॉलेजों में गिना जाता था। तो लोगों ने कहा कि भाई, ये तो है ऐसे तुक्के से लह गया है, अब देखते हैं क्या करेगा। उसके बाद शुरुआत से मैंने थ्रू आउट अपने कैरियर में एमबीबीएस को टॉप किया हर जगह, अमॉन्ग द टॉपर्स। और मेरी एक अलग पहचान थी एक छात्र के रूप में कि दूसरे छात्रों से मेरी सोच अलग है, मेरा तरीका अलग है, और मेरी अपनी एक पहचान थी शिक्षकों के बीच में। और फाइनली वहाँ भी मैंने अपने आप को साबित किया। अब बात ये थी कि वहाँ से कोई डीएम कार्डियोलॉजी नहीं किया था। डीएम कार्डियोलॉजी बाद की बात है। पहले तो कोई उससे पहले बीएचयू जैसे संस्थान में आके टॉप नहीं किया था। जी, जी। इतनी इमोशनल चीजें हैं कि मेरे आंखों में सर, आंसू आ मैं रहे हैं, मैं क्या अभी अभी बताऊं। मैं इसी बारे में मैं बहुत देर से मैं इस बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपकी पूरी होने दूं, उसके बाद में मैं आपसे हाँ, क्वेश्चन मेरा ये भी जी, रहेगा आज। जी।
तो उसके बाद जो था मैंने फिर 1 साल की फिर से तपस्या की और उसके बाद फिर पहले ही अटेम्प्ट मैंने BHU के ऑल इंडिया MD/MS एंट्रेंस में टॉप किया, फर्स्ट रैंक लाया। और उसके बाद जो है यहाँ से MD करने के बाद फिर DM कार्डियोलॉजी मेरा अंतिम उद्देश्य था जीवन में, वो बचपन से ही था जो करना था मुझे। उसके बीच में मेरी शादी हो गई और मेरी जो बिटिया है सबसे बड़ी है वो आने वाली थी और मेरे पास 2 विकल्प थे, एक है पत्नी और बिटिया को देखना, दूसरा था अपने मंजिल के तो ओर जाना। मैंने इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने कैरियर को रुकने नहीं देने की वो प्रतिज्ञा की और फिर 1 साल की तपस्या की। और उस समय हर आपको DM कार्डियोलॉजी आज की तरह नहीं होते थे, 1-2 सीटें हुआ करती थी एक संस्थानों में जी। उन कुछ चुने हुए लोगों में फिर से मैंने DM में दाखिला लिया और फाइनली DM का सफर किया। फिर DM के बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मैंने काम किए, आपको जिसमें दिल्ली का स्पॉट्स है, RNT कोलकाता है, BNH जमशेदपुर है और मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें मैं पहला कार्डियोलॉजिस्ट मेडिका ज्वाइन किया था कलकत्ता। तो इस तरह से उस इंस्टीट्यूशन को भी हमने एस्टैब्लिश करवाया वहाँ पर और वहाँ से लेकिन कुछ ही दिनों काम करने में के इसमें मुझे रियलाइज हुआ कि माँ को तो मैंने वादा किया था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है और मुझे गरीब और उन व्यक्तियों के लिए लड़ना है जिनको अपना अधिकार खाने पीने रहने स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी के लिए नहीं मिलता, उसके लिए मुझे काम करना था। मैं लगता है अपने रास्ते से भटक रहा हूँ और ठीक उसी समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक एडवर्टीजमेंट हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और वो भी इंटरेस्टिंग वाकया था, लेकिन फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ और वहाँ से फिर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ पर कोई इसलिए मैं आया था, यहाँ भी आने का खास मकसद था क्योंकि इस आसपास में कोई भी कार्डियोलॉजी इवन की कोई रेगुलर आपकी कार्डियक ऑपरेशन इवन पटना में नहीं होते थे, आसपास के जिलों में नहीं होते थे, यहाँ नहीं होते थे। और तो मैंने सोचा कि और मैं यहाँ पे पढ़ा था तो मुझे पता था कि ये जो हृदय है जब तक किसी भी संस्थान का मजबूत नहीं होगा, जैसे व्यक्ति का हृदय अगर कमजोर हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही संस्थान का अगर हृदय रोग विभाग अगर कमजोर हो जाए वो संस्थान मर जाता है। तो जब मैं यहाँ छात्र के रूप में अपनी दाखिला लिया था तब से मेरी ये तमन्ना थी कि एक दिन मैं यहाँ आकर, क्योंकि ये बिहार के भी पास है, आसपास है और गरीब मजबूर लोग बहुत हैं यहाँ, कम से कम 6 करोड़ आबादी 7 करोड़ आबादी से डायरेक्टली सेवा देता है जी। तो मुझे लगा था कि ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है जहाँ मैं अपनी सेवा और अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, जो अपनी माँ से मैंने वादा किया है, उनको मैं निभा पाऊंगा। तो मुझे उनका मौका मिला और फिर मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद पहली एंजियोप्लास्टी करने का चैलेंजेस था जो 100 साल में हुआ नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट थे, सब कुछ अगेंस्ट था जी। और मेरे पास 2 विकल्प थे कि अपने जीवन में जो भी मैंने अब तक कमाया था उसको गवा देना, देने के लिए जुआ खेलना जी। अगर हारा तो सब कुछ चला जाएगा और अगर जीता तो फिर आप जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे जी। मैंने अपने जीवन को तलवार की धार के ऊपर खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर जो आप कोई भी सर्जन दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ जो ये कहता हो कि मैं इस ऑपरेशन को करके इनकी जान बचा ही लूंगा। सर आपकी वॉइस जो है ना शायद यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर, वॉइस का क्लियर नहीं आ पा रही है वॉइस। आप एक बार आवाज आ रही है मेरी?
जी, आवाज़ आ रही है बड़ी सर क्लियरिटी नहीं आ रही है अब ये जब पहले बहुत ज़्यादा क्लियर थी, अभी आवाज़ में क्लियरिटी कम होती जा रही है। अब हो सकता देखिए है अब कि जो आवाज़ आ रही है? जी, जो माइक है ना आपका सर जो ये अपने हुँ, ईयरफ़ोन का माइक है, वो शायद कहीं रगड़ तो नहीं माइक रहा? हाँ नहीं सर, अभी ठीक है ठीक है हमारा, सर। ठीक है? जी, अभी ठीक है सर। ठीक है आपका आवाज़? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब एज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं यहाँ जॉइन कर लिया तो मेरे पास चैलेंजेस थे कि मुझे शुरू करना है जिसके लिए मैं यहाँ आया था, या तो मैं सिस्टम का बन के रह जाता, या तो जी, मैं सिस्टम को विरुद्ध लड़ता और अपने जी, जिस मकसद के लिए यहाँ आया था उसको मैं करता। जी, जी, हार मैंने कभी जीवन में जो मानना कभी सीखा नहीं था। तो अब हमने फिर लड़ने की ही ठानी कि अब जब आए हैं तो वो गाना है ना एक, लड़के जाऊँगा या झोली भर के कुछ जाऊँगा। करके जाऊँगा। हाँ, जी, तो मुझे वही चीज़ें मुझे जो है वो प्रेरित कर रही थी। और जी, इसके लिए एक तरफ ये था कि मैंने अपने जो भी मुझसे शादी की होगी तो यही समझ के क्या हुआ कि मेरा पति जो है कार्डियोलॉजिस्ट है कि नहीं? एक डॉक्टर है। और जी, जो मेरे उनके जो मेरे इन-लॉज़ हैं या जो मेरे माँ-पिताजी थे जिनको कि गर्व था मुझ पर कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है और जी, इतने सब परिस्थितियों से होते हुए मैं एक डॉक्टर बना हूँ। और जो भी बना था, अगर पहला ऑपरेशन गलत हो गया और पेशेंट जी, मारा गया जी, और या मर गए वो, तो आप सीधे जेल जाएँगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसके पक्ष में नहीं था। वो नहीं चाहता जी, था कि यहाँ पर ये सुविधाएँ शुरू हो। जी। तो इसके बाद भी मैंने जीवन में अपने जीवन का शायद ये सबसे डिफ़िकल्ट बड़ा निर्णय लिया। रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क सर। कोई नॉर्मली हम सोच भी नहीं सकते सर। बोलना बहुत आसान हो जाता है, जो कर जी, रहा है उससे पूछिए। और सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मेरे ख्याल से शायद कोई ना करे। मतलब जी, कितना ही बड़ा हो, बहुत बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत टफ डिसीजन था सर ये आपका। जी। तो मैं तो किसी जीवन में नहीं जानता कोई व्यक्ति ने ऐसा डिसीज़न लिया हो, लेकिन जी, आप आप जो भी वजह आप समझ जाएँ, जो मेरे बचपन से ग्रूमिंग हो या जो सामाजिक जी, परिस्थितियाँ हो, जो मेरे सामने चैलेंजेज़ हो या जो भी मेरे वादे हों, उसको निभाने के लिए मेरे पास यही एक अवसर था। जी, और काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने लड़ने का ही निर्णय लिया और इसमें आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अ, संजोग था कि पहले तो वहाँ आपको यूजुअली इंटरव्यू नहीं देते हैं ना, जो पहले से हैं आपके जो बैठे हैं वो नहीं चल रहे, उनको लगता है जी, कि कल का एक लड़का आया है, वो अगर अच्छा मुझसे करने लगेगा तो फिर उसका नाम जी, होगा, फिर वो तो इस तरह की जो सामाजिक चीज़ें थी जी, वो जी, सोच थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव उससे भी आपको बिल्कुल सर। लड़ना पड़ रहा था। तो बहुत मुश्किल से काफ़ी लड़ाई के बाद 2-3 महीने के बाद तो ओपीडी मिली। उसके बाद एक पहला पेशेंट मेरे अंदर भर्ती हुए और उनको हार्ट अटैक था। जी, तो अब मेरे पास 2 विकल्प था, या तो उनको मरने के लिए छोड़ देता या जी, फिर उनकी जान बचाने की कोशिश करता। और जो मैं कर सकता था, यानी कि जो जिसके लिए मैं यहाँ आया था जी, वो करता। मैंने उस मरीज के पहले जो अटेंडेंट थे उनसे बात की, उनको पूरी चीज़ें समझाई कि देखिए आज तक यहाँ पर ये सुविधा फ्री नहीं उपलब्ध, लेकिन जी, मैं इसके लिए प्रॉपर्ली ट्रेंड हूँ। मैंने हज़ारों केसेस किए हैं यहाँ आने से पहले। अगर जी, आपकी अनुमति होगी तो मैं आप अगर इसकी अनुमति देते हैं, तो मैं इसमें आगे जाऊँगा। हाँ, उन्होंने उस अपने जो भी सोचा समझा या जो भी निर्णय लिया उस सब ने मिलके मेरे पर विश्वास किया और मैं जी, हमेशा अपने जीवन भर उसके इस एहसान के तले दबा रहूँगा। और यही नहीं मैं क्या, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आस-पास के जितने भी आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस ट्रस्टी के लिए एहसानमंद होना चाहिए, जिनकी वजह से आज ये इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ पर कि हज़ारों हज़ार एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है।
और इतने लाखों आदमी की जानें बचाई जा चुकी हैं और जा रही हैं और जाएंगी आज। सर यहाँ पे मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। यहाँ पे मैं मानूंगा कि एहसान आपका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के ऊपर, बनारस के ऊपर और हम सब लोगों के ऊपर। ये एहसान आपका बड़प्पन है, आप उनका मान रहे हैं, लेकिन सही मायने में अगर हमें मानना चाहिए तो एहसान ये आपका है हमारे ऊपर, जिन्होंने अपनी जॉब को, अपने करियर को रिस्क पे रख के उस ऑपरेशन के लिए आप तैयार हुए। सर आज की तारीख में कोई अगर पेशेंट थोड़ा बहुत भी सर मेरे को कहना नहीं चाहिए, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, पर जो आज का ट्रेंड दिख रहा है कि अगर जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो लोग बाग फर्दर हायर सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं, डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, और आपने वो रिस्क लिया जहां पे आपका करियर दाव पे लगा हुआ था। तो सर एहसान आपका है हमारे ऊपर। आप क्या करना चाह रहे थे? वो कैरियर ही नहीं बल्कि वो मेरे अब पूरा जीवन ही दाव पे था, क्योंकि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर और इस तरह की अगर धाराएं और कोबरा और इस तरह की चीजें अगर मेरे पर लगती तो शायद मैं जीवन भर जेल में और चकिया पिसता होता, और मेरे वो परिवार और बच्चे जो अनाथ होते और उनकी जो आकांक्षाएं, उनके परिवार वालों की आकांक्षाएं और समाज की माँ पिताजी की आकांक्षाएं जो थी और सब चीजें वो उधर की उधर ही रह जाती। लेकिन प्रकृति और परिस्थितियों ने मेरे साथ रहने का निर्णय लिया और मैंने वो लड़ाई भी जीत ली। और उसके बाद दूसरे दिन अखबार के पहले पन्ने पर आधे पेज में ये छपा था, एक खबर छपी थी इसके बारे में, और तब तक तो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था क्योंकि मैंने बताई नहीं थी। जैसे अखबार के पन्नों में से वो खबर छपी, चारों तरफ तहलका मच गया, क्योंकि उससे पहले मुझे धमकाया गया था, तुम ये नहीं कर सकते, तुझे देख दूंगा, उसकाने कर दूंगा, कर दूंगा जी। फिर उसके बाद फोन पे भी धमकाया गया, रिटन एक्सप्लेनेशन पूछे गए मुझसे कि आपने ये कार्य क्यों किया, ये तो भाई ये के विरुद्ध है, वो के विरुद्ध है, फलाने कानून के विरुद्ध है। मैंने कहा एक चिकित्सक हूँ और मेरे लिए सिर्फ एक ही कोड काम करता है, एक ही कानून काम करता है। जहां भी किसी की जान खतरे में होगी मैं उसको बचाने के लिए हर कुछ करूंगा। और इसके अलावा मैं ना तो किसी कानून को जानता हूँ, मैंने जब चिकित्सक बनने के समय शपथ लिया था जिसको हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, मैं सिर्फ उस कानून को जानता हूँ, उस मोरालिटी को जानता हूँ, और उसी के लिए मैं हमेशा जीवन उपरांत अपना कार्य करता रहूंगा। और इसीलिए यही लिख के मैंने उनके जवाब में दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा आपने पहला तो कर दिया लेकिन अब दूसरा नहीं कर सकते। जी। अब ये ठीक है, वो तो ठीक है आपने कर दी, लेकिन अब आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब वक्त फिर आता है तो फिर देखेंगे कि क्या करेंगे। फिर एक पेशेंट आ गए, आस पास के ही थे, हमें लगता है कि मिर्जापुर के किसी गांव के एक शिक्षक थे जी, और उनको हार्ट अटैक खुद से हुआ, मेरे अंदर भर्ती थे, उनकी भी स्थिति काफी नाजुक थी। अब मेरे पास फिर वही किंग कर्तव्य विमोद वाली स्थिति हो गई, एक तरफ प्रशासन है और एक तरफ मरीज की जान है और दूसरी तरफ मेरा कर्तव्य है। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैंने अपने कर्तव्य और उनकी जान बचाने की ही कोशिश की जिस ओथ को मैंने लिया था। और फिर ये भी एक दूसरे बार फिर पेपर में छपा कि व्यवस्था का विरोध करने का नायाब निकाला, रोग को ठूंगा और दूसरी एंजियोप्लास्टी, इस हेडिंग से ये अखबार में छपी और फिर खलबली मचा दी। तो इस तरह से फिर चलता रहा, लिखा पढ़ी और कई सारे फ्रंट पे मैं लड़ रहा था। एक मरीजों की सेवा कर रहा था, दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा था, आसपास में एक नई पद्धति विकसित कर रहा था, समाज से लड़ रहा था, अपने आप से लड़ रहा था, परिवार वालों से लड़ रहा था और सबसे लड़ रहा था। सिर्फ मकसद एक था
कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए, कम खर्च में एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा इस देश को, इस समाज को उपलब्ध कराई जाए। और मैं उसके बाद और भी काफ़ी कहानियाँ हैं और भी आगे वाली चीज़ों में हम कहेंगे, लेकिन फिलहाल जी के लिए मैं इतना के बाद आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आपको कुछ सवाल पूछने हैं, जो भी पूछने हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।